मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध मेघ कहाँ कहाँ बरसते हैं। ठीक है, इसका आंसर है प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध होकर मेघ कहाँ कहाँ बरसते हैं भाई। वन में, उपवन में, पहाड़ों पर, समतल भूमि में, कुंजों पर, अर्थात सब जगह बरसते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य पर पति की क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार, ठीक है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य पर प्रकृति की क्या अभिक्रिया होती है। यानी जब पति प्रकृति के सौंदर्य को देखता है, उससे आकर्षित हो जाता है, इतना मतलब इतना मान मतलब वो शुद्ध बुद्ध अपनी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और प्रकृति को क्या निहारता रहता है, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। यानी उसके आसपास क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है उसको, वो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर इतना अधिक खुश हो जाता है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। ठीक है, अर्थात वो बहुत ज्यादा क्या है, वो सौंदर्य इतना अधिक आकर्षित हो जाता है कि उसकी आंखों से क्या है, आंसुओं की धार निकलती है ना। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे अपन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो प्रतिक्रिया के रूप में अपन के क्या आंखों से आंसू निकलते हैं। जब आंखों से आंसू निकलते हैं और खुश होके निकलते हैं तो वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मधुर कहानी का एहसास कवि को कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, प्राकृतिक शोभा से क्या होता है, लसित सागर के किनारों, लहरें, वनस्पतियों, वृक्षों, पहाड़ों, आकाश, किरणों और बरसते बादलों में कवि को मधुर कहानी का एहसास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ना तो बोलिए बेटा, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है ना। यस कुछ ना कुछ तो मैम। बोलो बेटा आप लोग। यस चलिए मैम। अगला क्वेश्चन देखिए। कवि प्रकृति के विमोहनकारी रूप में किससे और क्या पढ़ने की बात कहता है। ठीक है, तो कवि प्रकृति के विमोहनकारी रूप में अपनी प्रिया से मधुर कहानी को पढ़ने या एहसास करने की बात कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 5। प्रकृति की प्रेम कहानी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रकृति की प्रेम कहानी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसका आंसर है प्रकृति की प्रेम कहानी में मनोहरता और सर्वथा पवित्रता है। ठीक है, नंबर 6। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि के मन में क्या भाव प्रस्फुटित होते हैं। कवि के इस एक मिनट, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि के मन में क्या भाव प्रस्फुटित होते हैं। प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध कवि के मन में यह भाव प्रस्फुटित होते हैं कि वह प्रकृति में विमोहनकारी रूप को शब्द दे। यानी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको क्या है, वो इतना अधिक आकर्षित हो जाता है कि वो उसके पास तो शब्द बयान होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो लोगों को बताना चाहते हैं, अपने अनुभव को बताना चाहते हैं। वो किस प्रकार से आकर्षित है, वो क्या है, वो अपने शब्दों में क्या है लोगों को बताना चाहता है। यानी कि वो एक काव्य की रचना करना चाहता है जिसके द्वारा वो बताना चाहता है कि लोग इस प्रकृति के जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसका जो आकर्षण है, लोग उसको समझे और जाने। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेम का राज्य कहाँ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सर्वथा सुखकर एवं स्थायी आनंद प्रकृति के सहज सौंदर्य में प्रवाहित है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेम का राज्य कहाँ कहाँ है, उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में और देखिए। प्रेम का राज्य प्रकृति सौंदर्य में व्याप्त है
वह सुंदर से सुंदरतम है। यानी वो इतना अधिक सुंदर है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का आकर्षण इतना अच्छा है, इतना अधिक है। यानी आप चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी समय हो, प्रकृति का सौंदर्य अनुपम है, बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसको क्या है, लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है, कभी एक काव्य लिखना चाहता है ना, और वो अपने शब्दों को, अपने अनुभव को वो क्या है लोगों को बताना चाहता है। इस काव्य के द्वारा वो लोगों को बताना चाहता है कि प्रकृति कितनी अधिक सुंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथिक का मन कहाँ विचारना चाहता है, सॉरी, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। विचरना यानी घूमना चाहता है। कहाँ घूमना चाहता है भाई, प्रकृति जो पथिक है ना, पथिक यानी अपना जो पथिक है वो क्या है, जब जैसे बारिश होती है तो वो मेघों पर बैठ के आसमान में घूमना चाहता है, ठीक है। और नीचे जमीन में जो विशाल सागर है और उसकी जो ऊंची ऊंची जो लहरें होती है, बड़ी एक एक दूसरे से जब टकराती है, बहुत भयंकर गर्जन होता है। तो पथिक चाहता है कि मैं उन लहरों पर बैठकर इस समुद्र को क्या है, इस विशाल सागर को मैं देखूं, उसको अनुभव करूं, और उसके एक एक कोने को मैं क्या है देखूं और उसका अनुभव करूं, उसको देखूं, पहचानूं, ठीक है। और उस काव्य रचना के द्वारा वो लोगों को उसके बारे में बताना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, प्रातः काल, उदित होते सूर्य का अर्थ बिंब सागर की सतह पर दिखाई देता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो वह धीरे धीरे समुद्र सतह से ऊपर उठ रहा है। जैसे सूर्योदय होता है तो आप देखोगे कि एकदम सूर्य क्या है, एकदम लाल लाल, उसके चारों ओर क्या है, आसमान में लाल लालिमा छा जाती है। लालिमा छा जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र से ही निकल के वो ऊपर आ रहा है, आसमान में आ रहा है ना। और देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, सागर सतह से अर्ध बिंका बिंब सुवर्ण सम लालिमा, यानी लाल लाल से लसित लक्ष्मी की सुवर्ण ऐश्वर्य भवन के गुंबद समान प्रतीत होता है। यानी एक तो वो है कि आसमान मतलब जो सूर्य है वो क्या है, एकदम समुद्र से क्या है, एकदम लाल लाल, जब प्रातः काल में जब उगता है तो उस समय क्या लालिमा छाई रहती है, आसपास का वातावरण लाल हो जाता है। और दूसरा क्या है, जब वो समुद्र से निकलता है और आसपास लालिमा छा जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लक्ष्मी माता अपने सोने के भवन से क्या है निकलकर, और वो क्या है जब वो निकलकर मतलब धरती पर आए तो वो जब सूर्य की जो किरणें होती है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सोने की सड़क बन गई है। सोने की सड़क पर वो उसका क्या कर रहा है, समुद्र स्वागत कर रहा है, ठीक है। और अगला है कि प्रातःकालीन लालिमा से लसित सागर सतह पर सुंदर सुदूर तक दीप्तिमान सूर्य की किरणें कमल की सवारी पर आगमन हेतु कनकमयी सड़क सम सुशोभित होती है। मतलब वही है कि जब लक्ष्मी माता अपने सोने के भवन से जब वो निकलकर इस प्रकृति में आती है, इस धरती पर आती है, तो वो क्या करता है, सूर्य क्या है, उसकी जो किरणें निकलती है सोने के समान होती है। ऐसा लगता है कि जैसे सोने की सड़क बन गई है, और ये क्या है, पूरी प्रकृति उसके स्वागत के लिए क्या है, तैयार है। अगला देखिए क्वेश्चन, आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। नंबर 1 देखिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, ठीक है। तो मैंने इस कविता का आपको बताई थी, है ना। इसका अर्थ सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, यानी जब जब रात में जब पूरा संसार क्या होता है, अंधकार में डूब जाता है, उस समय क्या होता है,
जो इस सृष्टि को बनाने वाला रचयिता है, ईश्वर है, वो क्या कर देता है, खुश होकर क्या कर देता है, टिमटिमाते तारों को क्या कर देता है, आकाशगंगा में बिखेर देता है। तो इससे प्रकृति का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। तब ये ईश्वर क्या कर देता है, धीरे धीरे से अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखकर वो खुश होता है, और वो खुश के कारण मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे क्या करता है, मंद मंद एक छोटा सा मतलब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो क्या करता है, गीत गाता है। कहाँ पर, आकाशगंगा में खड़े होकर। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे आप लोग देखते होंगे आसमान में टिमटिमाते हुए तारे हैं ना, तो टिमटिमाते तारों को देखकर क्या है, अपन देखेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, भोर होने लगती है। तो उसके बाद में क्या है, सभी लोग जितने भी प्रकृति, रात क्या होती है, लोगों के आराम करने के लिए होती है। और जब भोर होने लगता है, सुबह होने लगती है, तो उस समय क्या करते हैं, सभी लोग नई जोश और नई उमंग के साथ सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यानी पूरा दिन क्या है, लोगों के काम करने का समय है, और रात क्या है, सभी लोगों के लिए आराम करने का समय है। अगला देखिए, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन के इसकी बनू विश्व की वाणी। कवि कहता है कि पथिक समुद्र तट पर प्रकृति का मनोहारी स्वरूप देखकर अभिभूत है। उससे वह शाश्वत प्रेम कथा की मधुरता, मनोहरता और पवित्रता की अनुभूति होती है। उसके मन में प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का संसार को बोध कराने के लिए शब्द देने की इच्छा होती है। इसलिए वो चाहता है ना, मैंने बताया था कि वो प्रकृति प्रेम से, प्रकृति के प्रेम से आकर्षित होकर वो अपने अनुभव को, अपनी बातों को वो क्या है, एक शब्द देना चाहता है, शब्दों के द्वारा वो लोगों को बताना चाहता है। यानी वो एक काव्य लिखना चाहता है, और उस काव्य के द्वारा वो बताना चाहता है कि लोग प्रकृति के आकर्षण को देखें, समझें और अनुभव करें। अगला देखिए, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए बताना है आपको, है ना। तो प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखकर या मनुष्य सम यानी मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए बताना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। यह मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। पथिक कविता में अनेक जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे नंबर 1 देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वादित माला। यानी जब सूर्य, एक ऐसा समय आता है कि कभी कभी क्या होता है, सूर्य दिखता है और बारिश होने लगती है ना। तो उस समय क्या आता है, जो बादलों से बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है, यानी वो पानी की धारा जब धरती पर गिरती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नृत्य करती हुई वर्षा की लड़ियां सूर्य के सम्मुख नृत्य कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद में क्या होता है, रत्नाकर गर्जन करता है। ये क्या है, मानवीकरण का एक उदाहरण है। अब देखिए, अगला, रत्नाकर गर्जन करता है, संसार ये सागर में, जब अपने सागर में, समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती है, तब क्या होता है, जब लहरें आपस में टकराती हैं, है ना, तब क्या होता है, बहुत भयानक क्या है, आवाज होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सागर क्या है, गर्जन कर रहा है, दहाड़ रहा है ना। तो मानवीकरण का तो उदाहरण आपको बता ही दी थी कि वर्षा की जो लड़ियां हैं, वो क्या है, सूर्य के सामने क्या हो, नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। और रत्नाकर गर्जन करता है, यानी जब ऊंची ऊंची लहरें उठती है, आपस में जब टकराती है, तो ऐसा लगता है कि सागर क्या है, दहाड़ रहा है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी को असवारी।
रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, है ना। तो जब मैंने आपको बताया था, जब सूर्य उदय होता है उस समय क्या होता है, सूर्य एकदम लाल रंग का होता है, लाल लाल किरणें होती है, चारों ओर लालिमा छा जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी माता अपने सोने के भवन से निकल के, और जो सूर्य की किरणें होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सोने की सड़क बन गई है, और उस पर क्या है बैठकर, उस पर चलकर क्या है, सॉरी, उस पर चलकर क्या है, लक्ष्मी माता प्रकट होगी, है ना। अगला देखिए, जब गंभीर तम अर्ध दिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक देता है ना। तो जब अर्धरात्रि में, मैंने बताया था, जब अर्धरात्रि में चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब क्या करता है, जो इस प्रकृति को बनाने वाला जो रचयिता है ईश्वर, क्या कर देता है, टिमटिमाते तारों को आकाश गंगा में बिखेर देता है, ठीक है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक देता है, ठीक है। अगला देखिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। ये तो सब हो चुका है बेटा, आप लोगों को, है ना, बता चुकी हूँ, है ना। तो जब ईश्वर द्वारा बनाई गई रचना में ईश्वर मतलब खुश होता है, और जब चारों ओर अंधेरा हो जाता है, टिमटिमाते तारों को वो आकाश गंगा में बिखेर देता है, तो वो बहुत खुश होकर क्या करता है, मंद मंद धीरे धीरे वो आता है, और मंद मंद गति से क्या करता है, चारों ओर क्या भ्रमण करता है, और साथ ही साथ में वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो गाना गाता है। आगे देखिए, इसका आपको बताना है, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, है ना। तो इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर पक्षी क्या है, बहुत अधिक खुश होते हैं, और उनकी खुशी क्या है, वो संभाले नहीं संभलती है, और वो खुशी के कारण क्या है, चहकने लगते हैं, है ना। जब आप देखते हो, जब सुबह होता है तो पक्षी क्या चहचहाने लगते हैं कि नहीं, है ना। और चारों क्या है, जो फूल है, फूल जो कलियां होती है, कलियां क्या है, खिल जाती हैं, और फूल क्या है, यानी मुस्कुराते हुए, मतलब फूल मतलब खिलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार मुस्कुरा रहा है, और उसकी जो चारों और जो खुशबू रहती है, वो क्या है, मंद मंद गति से, धीमी धीमी क्या है गति से चारों ओर फैलती लगती है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति सांस ले रही है। चलिए, एक क्वेश्चन है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, उसको बताना है। अब देखिए, समुद्र के सामने आप खड़े हो जाओगे, तो देखोगे तो जहां तक आपकी नजरें जाती हैं वहां तक क्या है, पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि आगे क्या है, बहुत सारा पानी है ना। तो वो क्या है, अथाह जल का स्वामी होता है समुद्र, है ना। और जब उसकी लहरें क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, है ना, तो बहुत जोर से गर्जन होता है, बहुत जोर से आवाज होती है, अपन देखेंगे तो डर ही जाते हैं, है ना। तो और कभी तो क्या कर सोचता है कि मैं उन लहरों पर बैठ के क्या विचरण करूं, समुद्र को, समुद्र का एक एक कोना उसको निहारूं, देखूं, अनुभव करूं, है ना। तो समुद्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये कितना अधिक पानी है ना। और ये क्या है, समुद्र विशाल जल का भंडार है, ठीक है। और समुद्र के किनारे खड़े होकर जब हम सूर्य को देखते हैं, तो इतना अच्छा, मतलब सुबह सुबह देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र से ही सूर्य निकल रहा है। और जब उदय होता है तो चारों ओर क्या है, अंधकार, अंधकार क्या होता है, दूर हो जाता है, और उजाला हो जाता है ना। सूर्य के उगने के साथ ही साथ पूरी प्रकृति का ही क्या पूरा मतलब अलग ही माहौल हो जाता है, अंधकार पूरा खत्म हो जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, जितनी भी कलियां हैं सब खिल जाती है, और लोग अपने अपने कामों में नई जोश और नई उमंग के साथ क्या है, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है, सूर्य क्या है आसमान में जाने लगता है, तो क्या होता है, उसकी जो किरणें होती है धीरे धीरे क्या होती है, चारों ओर क्या है, उजाला तो फैलता है जाता है, और साथ ही साथ में जैसे जैसे सुबह के बाद दोपहर आने लगती है, सूर्य क्या है अपना
गर्मी के कारण क्या होता है, बहुत सारा संसार क्या होता है, गर्म होता है, गर्मी महसूस होती है, दोपहर हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य डूबने लगता है तो सूर्य की गर्मी क्या कम होने लगती है, दोपहर के बाद मतलब शाम होने लगती है, ठंडक आ जाती है ना। और उसके बाद जैसे ही सूर्य डूबने लगता है तो फिर वही लालिमा, है ना। तो समुद्र में फिर ऐसा लगता है कि समुद्र से निकला है सूर्य और समुद्र में ही फिर वो जा रहा है, डूब रहा है। तो और ये सब सौंदर्य सूर्य के समुद्र के सामने देखने से क्या है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको क्या है, इंसान कोई देखेगा भी तो वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा कि इतना अधिक प्रकृति का सौंदर्य है। ठीक है, चलिए अपन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। मैं व्हाट्सएप में नोट्स भेज दूंगी, आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? यस मैम। नो पूछिए। मैम। चलिए स्टॉप कर।